नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और आज के इस शो में हम वायदा मार्केट के पूरे एक्शन पर तो नजरें रखेंगे ही, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी आपके लिए लेकर आएंगे। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की शिवांगी शारदा मौजूद है। साथ ही नंबर्स पर भी बातचीत करेंगे। रिजल्ट्स पर बातचीत करने के लिए एशियन पेंट्स के मैनेजमेंट यानी कंपनी के एमडी और सीईओ अमित सिंगले हमारे साथ बने रहेंगे और साथ ही बायोकॉन के एमडी और सीईओ सिद्धार्थ मित्तल से भी करेंगे बातचीत। लेकिन पहले क्विकली इस समय का मार्केट का एक्शन लेकर आते हैं आपके सामने। फटाफट से बाजार पर नजर डालें तो आज के कारोबार में फ्रंटलाइन इंडाइसेस सबसे पहले देखें तो दायरे में ट्रेडिंग होते हुए दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है। निफ्टी 1% नीचे यानी 212 अंक नीचे कारोबार कर रहा है 24,000 के लेवल्स पर। सिमिलरली सेंसेक्स में 700 पॉइंट की गिरावट है, 1% नीचे निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। यहां पर 53,600 के आसपास कारोबार दिख रहा है, दिन के लोअर लेवल्स के आसपास ही। कल मिड कैप्स में काफी गिरावट देखने को मिली थी। मिड कैप इंडेक्स 1.5% नीचे बंद हुआ था कल के कारोबार में, आज भी 0.5% नीचे है। थोड़ा संभलने की कोशिश लोअर लेवल से करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में आज भी 1% की कमजोरी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखेंगे तो गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है, मार्केट का मूड बेयरिश। बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या कम आज के कारोबार में, क्योंकि नर्वसनेस थोड़ी सी मार्केट में देखने को मिल रही है। इस समय ब्रॉडर मार्केट में सेल ऑफ है, उसी का इंपैक्ट एनएससी स्टार्ट्स में आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली। 2042 स्टॉक्स जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड, 495 स्टॉक्स हैं जो कि बढ़कर कर रहे हैं ट्रेड। अगर आप सेक्टोरल परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो सिर्फ एक पीएसयू बैंक इंडेक्स और निफ्टी ऑटो इंडेक्स है जो कि हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। बाकी सभी इंडेक्स गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। सबसे ज्यादा लॉसेस है निफ्टी रियल्टी में जो 3.25% नीचे है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी एनर्जी में भी 1.1% के लॉसेस हैं। फार्मा, एफएमसीजी, आईटी, मेटल में भी दबाव के साथ ही ट्रेडिंग हो रही है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ऑल्दो आज के सेशन में एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। लेकिन इन सब मार्केट मूवमेंट के बीच में ट्रेडर्स की स्ट्रैटेजी क्या है वो फटाफट से लेकर आते हैं आपके सामने और एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल पुट के आंकड़े देख लेते हैं, क्या रुझान वहां पर देखने को मिल रहा है या फिर ट्रेडर्स इस समय किस तरीके के ट्रेड्स इनिशिएट कर रहे हैं, क्या इंडिकेशन मिल रही है डेटा को देखते हुए। पहले निफ्टी के नंबर्स लेकर आते हैं आपके सामने और इस समय अगर आप देखेंगे निफ्टी के कॉल के नंबर्स तो 24,400 की कॉल में लगभग 1.5 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। 30 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में देखने को मिला है और 24,500 की कॉल अगर आप देखेंगे तो 2.25 करोड़ शेयरों का टोटल ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पर थोड़ी सी कॉल राइटिंग होते हुए दिखाई दे रही है क्योंकि 65,000 स्टॉक्स घटते हुए दिखाई दिए हैं, तो यहाँ पर पोजीशंस अनवाइंड होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये कुछ एक नंबर्स फिलहाल दिखाई दे रहे हैं और अगर आप एफएनओ हीट मैप भी देखेंगे तो मूड बेयरिश ही दिखाई देगा क्योंकि गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा आज के कारोबार में दिखाई दे रही है। लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स को देखेंगे तो यहाँ पर मोमेंटम अच्छा है और ये रहा एफएनओ हीट मैप आपकी स्क्रीन पर। मूड बेयरिश है, 20 स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी की पोजीशंस बनी है, 73 स्टॉक्स हैं जहां पर लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं। बाकी बिकवाली का ही मूड ज्यादा दिखाई दे रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिखाते हैं वो शेयर्स जहां पर लॉन्ग बिल्डअप है। येस बैंक 8% ऊपर, यूनियन बैंक 7.25% ऊपर, भारत फोर्ज में 5% की बढ़त देखने को मिल रही है, टाइटन 5% ऊपर है, एचएल में 2.5% की तेजी है। वहीं शॉर्ट कवरिंग के सहारे जो स्टॉक्स चल रहे हैं उसमें 4.5% ऊपर एलएनटी, टाटा मोटर्स 4% ऊपर, बीईएल में 4.25% की बढ़त देखने को मिल रही है। आईएफएल फाइनेंस 3% ऊपर है और एबीबी इंडिया में 3% की बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन ये वो शेयर्स है जो कि शॉर्ट कवरिंग के सपोर्ट की वजह से चल रहे हैं। वहीं अगर आप गिरने वाले साइड पर स्टॉक्स देखेंगे तो शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है एनएचपीसी में जो कि 4.25% नीचे है, 4% नीचे अपोलो टायर्स, एमएनएम फाइनेंशियल 3.5% नीचे, डीएलएफ 3% नीचे और लोधा में भी 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं एमसीएक्स 5.5% नीचे, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हो रही हैं। इंडियन होटल 4.25% नीचे, टोरेंट पार में 3% की कमजोरी, 2.25% नीचे, कैम्स और प्रेस्टीज एस्टेट ट्रेड करते हुए। तो ये वो स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम आपकी स्क्रीन पर जहां पर सबसे ज्यादा पोजीशंस तेजी मंदी की तरफ बनते हुए दिखाई दे रही हैं। स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करेंगे आगे शो में, शिवांगी हमारे साथ बनी हुई है। लेकिन सबसे पहले रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं क्योंकि एशियन पेंट्स की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है। Q4 में आय फ्लैट रही है, एबिटा ग्रोथ 9% रही है, मार्जिन ग्रोथ 1% से ज्यादा बढ़ी है, लेकिन मुनाफे में 45% का दबाव रहा है। डेकोरेटिव वॉल्यूम ग्रोथ भी 4 से 5% अनुमान के मुकाबले 1.8% रही है। रंबास पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के एमडी और सीईओ अमित सिंगले। अमित जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो इस बार के नंबर्स देखें तो सॉफ्ट साइड पर ही रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ आपकी Q4 में वीक रही है। क्या आउटलुक बन रहा है अब आगे के लिए, पूरे FY25 के लिए या करंट क्वार्टर में वॉल्यूम्स कैसे रह सकते हैं? क्या कुछ इंडिकेशंस मिलना शुरू हुई हैं कि चीजें यहां से बेहतर होते हुए दिखाई देंगी? क्या आउटलुक है आपका ओवरऑल डिमांड और वॉल्यूम फ्रंट पर?
तो ओवरऑल अगर हम देखें क्वार्टर फोर में जो डेकोरेटिव पेंट्स का मार्केट है वो पूरी इंडस्ट्री के लिए थोड़ा नेगेटिव रहा है, जिसमें अर्बन सेंटर्स की डिमांड काफ़ी वीक रही है। थोड़ा रूरल सेंटर्स रिलेटिवली हैव डन बेटर, अगर हम कंपेयर करें अर्बन सेंटर्स से। बट ओवरऑल जो डिमांड कंडीशंस डेकोरेटिव में रहा है वो काफ़ी वीक रहा है। अगर हम प्रोजेक्ट्स और इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट जो बी टू बी बिजनेस है उसको देखें, वो फिर भी बेटर बिजनेस रहा है। गवर्नमेंट का कुछ स्पेंडिंग देखने को मिला है। ओवरऑल कंस्ट्रक्शन में भी कुछ बेहतरी हमें देखी है। और जो कुछ सेगमेंट्स हैं फैक्ट्रीज के, इंस्टीट्यूशंस के, उसमें अच्छी सेल देखने को मिली है। तीसरा जो सेगमेंट इंडस्ट्रियल पेंट्स का रहा है उसमें भी डिमांड अच्छी रही है, चाहे वो ऑटो की डिमांड है, चाहे रिफिनिशेस की डिमांड है, चाहे प्रोटेक्टिव पेंट्स है या पाउडर कोटिंग्स हैं। इन सब चीज़ों में अच्छी डिमांड देखने को मिली है ओवरऑल टू दैट एक्सटेंट। तो कुल मिला के जो कोर डेकोरेटिव सेगमेंट है, रीपेंटिंग का सेगमेंट है, उसमें डेफिनेटली डिमांड कंडीशंस लो रही हैं। और इस वजह से मैं कहूँगा कि जो हमारी वॉल्यूम ग्रोथ रही वो लगभग 2% के करीब रही। और ओवरऑल जो वैल्यू ग्रोथ रही वो नेगेटिव रही, अबाउट 4% के करीब ओवरऑल एट अ कंसोलिडेटेड लेवल। आने वाले टाइम में ओवरऑल रूरल डिमांड डेफिनेटली अच्छी दिख रही है आने में। जो रूरल सेंटर्स हैं डेफिनेटली बेटर कर रहे हैं। पर अर्बन सेंटर्स में अभी भी कुछ टेंशन दिख रहा है, इतनी डिमांड उभर के नहीं आई है ओवरऑल टू दैट एक्सटेंट। हम आशा यही करते हैं कि ओवर दी नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स अर्बन से डिमांड शुड पिकअप, थोड़ा ओवरऑल उसमें कुछ तेजी आएगी। किंतु जो प्रोजेक्ट्स का बिजनेस है वो अच्छा चलना चाहिए, स्पेशली जो मिड लेवल टू लग्जरी लेवल हाउसिंग है उसमें कंस्ट्रक्शन अच्छा चलना चाहिए। सेकंड होम्स का मार्केट है वो अच्छा दिखना चाहिए। गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में वो अच्छा रहेगा। और जो इंडस्ट्रियल बिजनेस है उसमें जो तेजी है वो बरकरार रहेगी हमें लगता है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स, काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं एनवायरनमेंट में और वो तेज़ी रहेगी। इनको कुल मिला के हमें ये लगता है कि अगर हम ये दृष्टिकोण रखें तो आने वाले टाइम में, आने वाले ईयर में FY 26 में हम सिंगल डिजिट वैल्यू ग्रोथ और सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की अपेक्षा कर सकते हैं। अच्छा अमित जी, जैसे आपने कहा कि रूरल मार्केट में थोड़ा डिमांड इंप्रूव हुई है, डेकोरेटिव सेगमेंट में डिमांड अभी भी एक कंसर्न है, लेकिन डिमांड के अलावा कंपटीशन किस तरीके का है? क्या जो कंपटीशन रिसेंटली इंटेंसिफाई हुआ है कुछ नए प्लेयर्स के आने से, फॉर इंस्टेंस बिरला ओपस के आने से, और भी प्लेयर्स यहाँ पर हैं, तो कंपटीशन इंटेंसिफाई होने का कितना इम्पैक्ट वॉल्यूम्स पर देख रहे हैं? और क्या जो FY 26 है वो भी कंपटीशन की वजह से मेजरली चैलेंजिंग रह सकता है क्या? जी देखिए, हमने हमेशा मेंटेन किया है कि कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स हमेशा रहेंगे। और हमने पिछले सालों में भी देखा है कि कई नए प्लेयर उभर के आए हैं। हाँ, इस साल में हमने 3 से 4 नए प्लेयर्स देखे मार्केट में ओवरऑल। और कई लोगों ने काफ़ी चीज़ें करी भी हैं मार्केट में एंट्री को अपनी बेहतरीन बनाने के लिए। ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि अगर 80,000 करोड़ का मार्केट है, किसी भी नई कंपटीशन को इस मार्केट में एक रिस्पेक्टेबल शेयर बनाने में, लगभग 8 से 10% शेयर बनाने में थोड़ा समय लगेगा और इतना इफेक्ट नहीं आएगा इमीडिएटली जो कि नया कंपटीशन कर सकता है। अ, अगर ओवरऑल डिमांड रहेगी तेज, वो डेफिनेटली सबको इफेक्ट करेगी और सब में अच्छा ग्रोथ आना चाहिए ओवरऑल इंडस्ट्री में। किंतु हम ये देख रहे हैं क्योंकि डिमांड लेवल्स लो रहा है तो जो एग्जिस्टिंग कंपटीशन है उसकी भी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफ़ी रही है कुल मिला के। तो आने वाले समय में आई थिंक जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है नए प्लेयर्स से, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स से डेफिनेटली रहने वाली है। एशियन पेंट्स अपनी स्ट्रेंथ्स को प्ले करेगा, चाहे वो हमारे नए प्रोडक्ट्स हैं, चाहे जो हमारा ओके प्रीमियम लग्जरी का सेगमेंट है ओवरऑल जिसमें ओके हम ओके, अच्छा तो चलिए, प्रदर्शन ये कर। तो इंटरेस्टिंग है कि कंपटीशन भले ही रहेगा लेकिन आप अपने पोर्टफोलियो पर, अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर फोकस करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करेंगे। अगर हम आपके बाकी सेगमेंट्स की बात करें इसी से रिलेटेड, तो जो वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स हैं, होम इंप्रूवमेंट प्रोडक्ट्स हैं, वहां किस तरीके की ग्रोथ दिखाई दी है और क्या आउटलुक है आगे के लिए? तो ओवरऑल अगर हम देखें, चाहे वो वाटर प्रूफिंग और कंस्ट्रक्शन केमिकल्स का मार्केट है उसमें डेफिनेटली ग्रोथ बहुत अच्छा रहा है, चाहे वो वुड फिनिशेस का मार्केट बोल लीजिए जिसमें भी जो टॉप एंड का मार्केट है वो भी काफ़ी अच्छा बेहतरीन शो उसमें रहा है। तीसरा जो सेगमेंट है कि ओवरऑल जो डेकोर का सेगमेंट है जिसमें हम टेक्सचर्स की बात करते हैं
और इंटीरियर टेक्सचर्स, एक्सटीरियर टेक्सचर्स की बात करते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है ओवरऑल अगर हम देखें। तो जितने भी हमारे ये एंसिलरी रेंजेस हैं, चाहे वो हम टूल्स की रेंज पकड़ें, चाहे वाटरप्रूफिंग, वुड फिनिशेस, ये सब रेंज पकड़ें, तो उसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है और हम समझते हैं आने वाले टाइम में भी इसमें तेज़ी रहेगी। जो कोर सेगमेंट्स हैं उसमें डेफिनेटली थोड़े चैलेंजेस आ रहे हैं, बट उसको भी डेफिनेटली हम आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट में, इन्वेस्टमेंट्स, इनिशिएटिव्स हम मार्केट में रख रहे हैं उनको आगे लेके जाने के लिए। चलिए, शुक्रिया सर। आए आप सीएनबीसी आवाज पर, अर्निंग्स पर आपने बातचीत की, आगे का एक रोड मैप, एक डायरेक्शन बताइए क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रोथ पर्सपेक्टिव से। डेफिनेटली कंपटीशन तो है ही, लेकिन कंपटीशन से ज़्यादा डिमांड कंसर्न्स हैं डेकोरेटिव सेगमेंट में। बट एनी विच वेज एक्सपेक्ट यही करेंगे कि यहाँ से आगे जाते हुए ग्रोथ लौटते हुए दिखाई दे। थैंक यू सो मच और गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। शिवांगी शारदा हमारे साथ बनी हुई है। शिवांगी, पहले तो क्विकली एशियन पेंट्स पर कमेंट कर दीजिए और उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजीज मिलेंगे। एशियन पेंट्स टर्बुलेंस भरे मार्केट में भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, क्या व्यू है आपका? जी बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स तो कई तरह से रिएक्ट कर रहा है जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से, पर एशियन पेंट्स में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव आज देखने को मिल रही है। हालांकि ये स्टॉक जो है लगातार मंथ ऑन मंथ बेसिस पे पिछले 7 महीनों से डाउन ट्रेंड में रहा है और हमने देखा है कि पिछले महीने भी एक थोड़ी बहुत रिजेक्शन देखने को मिली 500 के लेवल्स के आसपास। तो वो एक अगला रेजिस्टेंस जो है वो इंटैक्ट रहेगा एशियन पेंट्स के लिए। स्लो एंड स्टेडी ग्रेजुअल अपमूव देखने को मिलेगी। एक मार्केट की सपोर्ट की जरूरत है इसमें फ्रेश लेग ऑफ रैली के लिए। ओके अच्छा, चलिए अब ट्रेड्स की बात करते हैं। तो पहले तो बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी डेटा आपने देखा होगा, क्या अंडरस्टैंडिंग है? ट्रेडर्स नई स्ट्रैटेजी बनाए तो क्या रखें? एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह? जी बिल्कुल, निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हम हायर जोन्स पे एक थोड़ी बहुत रब ऑफ देखने को मिली है पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में। बट ओवरऑल हम देख रहे हैं कि सपोर्ट्स काफी अच्छी तरह से इंटैक्ट है और मार्केट्स में नेगेटिव ओपनिंग के बाद भी एक मेच्योरिटी की तरह से बिहेव और रिएक्शन हमें देखने को मिली है। हालांकि हमने देखा है कि इंडिया विक्स जो है वो करीबन आपके 22 साढ़े 22 के लेवल्स के ऊपर आज जा चुका था, तो थोड़ी बहुत कंसर्न जरूर रहेगी और बुल्स को थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहेगा। बट ओवरऑल 24,000 के एक इम्पॉर्टेंट मेक और ब्रेक जोन को ध्यान रखें। कुछ पॉइंट्स ही दूर है हम इस लेवल्स के, एक साइकोलॉजिकल लेवल बनते हुए दिखेगा। अगर ये इसके ऊपर होल्ड करते हुए नजर आता है तो नेक्स्ट 24,350 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो डाउन साइड जो है वो 23,700 के लिए हम देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल थोड़ी बहुत हेज स्ट्रैटेजी रखने की ही एडवाइस रहेगी। हम एक ऐसे बाजार में है जहां काफी जियोपॉलिटिकल रिस्क है, तो ओवरनाइट पोजीशंस भी हम कम रखें और कॉशियस रहे, मोर इम्पोर्टेंटली सेफ रहे। दूसरी बात, हम बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमने देखा है पिछले एक हफ्ते से प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिली है, बट लोअर लेवल से यहाँ पे भी रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहा है बैंक निफ्टी। तो जब तक ये 53,500 के ऊपर होल्ड कर रहा है तब स्टेबिलिटी या कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट क्लियरली अपसाइड मोमेंटम जो है वो फिलहाल मिसिंग है बाजार में। तो यहाँ पे हेज स्ट्रैटेजीज के साथ ही हम डिप्लॉय करें। ओके चलिए, अब स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। तो बताइए शिवांगी, आपने स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स कौन कौन सा आइडेंटिफाई किए हैं? जी बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज के सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा टाइटन पर। गोल्ड प्राइसेस के मूवमेंट्स की वजह से यहाँ पे हमने काफी एक बढ़त देखी है और टाइटन हम काफी टाइम से हम रिआइट्रेट भी कर रहे हैं। इनफैक्ट कल के सेशन में भी हमने बाय की सलाह दी थी आपकी चैनल पे। ऑफ कोर्स यहाँ पे वॉल्यूम्स काफी कंफर्म कर रहे हैं ट्रेड को, बट जिस तरह से अपने 50 डेमार्क पे रिट्रेस करते हुए आगे बढ़ा है, ये एक काफी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है कि मार्केट वॉलेटिलिटी के बावजूद ये स्टॉक जो है रेजिलेंट है। तो 3630 के एक टारगेट्स के लिए हम नेक्स्ट इसमें खरीदारी करें 3440 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा, ऑफ कोर्स जिस तरह से मूड माहौल बन रहा है, डिफेंस स्पेस एक इम्पॉर्टेंट क्षेत्र बन जाता है हमें फोकस करने के लिए।
तो मेरा पसंदीदा पिक रहेगा HAL। हालांकि इसमें हमने एक हफ्ते से काफी वॉलेटिलिटी और स्विंग्स देखी है, बट ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है कॉल राइटर्स की हायर जोन्स पे। तो एक पोटेंशियल अपसाइड की जगह बनते हुए दिख रही है यहाँ पे। तो टारगेट्स जो नेक्स्ट है वो राउंड अबाउट 4650 के लिए हमें खरीदारी करना है यहाँ पे, 4420 के एक स्टॉप लॉस के साथ। और तीसरा पिक मेरा जो रहेगा वो है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑटो स्पेस में काफी एक अच्छा मोमेंटम है, तो टाटा मोटर्स मेरा पसंदीदा काउंटर रहेगा। पिछले 3 दिनों से हमने इसमें बहुत ही बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मूव देखी है। इनफैक्ट टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक रहा है, हाल ही में पिछले 4 हफ्तों से कंसिस्टेंटली यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। और ऑटो स्पेस में वन ऑफ द मोस्ट रेजिलिएंट काउंटर्स भी रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। नेक्स्ट जो है 730 के लिए हम इसमें खरीदारी करें, 695 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए, तो ये रहे आपके लिए ट्रेड्स जो कि रेकमेंड किए गए हैं। टाटा मोटर्स की तो एकाएक चाल जो पलटी है, अपनी ही चाल ये चल रहा है। और इनफैक्ट अगर आप टाटा मोटर्स का हिस्टोरिक मूवमेंट भी देखेंगे पिछले 2 सालों का, 3 सालों का, या फिर पिछले 5 सालों का, तो ये अपनी ही चाल चला है। मार्केट के मूड से कोई खास लेना देना इसका रहा नहीं। और जब पूरा ऑटो पैक नहीं चलता तब ये चलना शुरू करता है, जब सारे स्टॉक्स चलते हैं तब ये परफॉर्म नहीं करता है। ऑल्दो रिसेंटली जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, फिर चाहे वो यूके FTA डील ही क्यों ना हो, उन सब की वजह से भी टाटा मोटर्स का मूड बदलता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन ये ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। टाटा मोटर्स डेज हाई से थोड़ा नीचे ज़रूर अभी आया है, लेकिन अभी भी 3% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर शिवांगी के टारगेट 730 के हैं। फ्यूचर्स में बाय करके चले, 695 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में बाय करें 4650 के लक्ष्य के लिए, 4420 का स्टॉप लॉस रखें। और टाइटन में भी एक ट्रेड रेकमेंड किया गया है फ्यूचर्स में, 3517 पर ट्रेड करा, 3630 के लक्ष्य के लिए खरीद के चले, 3440 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे बायोकॉन के MD और CEO सिद्धार्थ मित्तल से। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और अब बात करेंगे बायोकॉन की। नंबर्स पर बातचीत करने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ है। पहले नंबर्स की हाईलाइट देखें तो चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 2 गुना से ज्यादा बढ़ा है। आय में भी 13% की बढ़त रही है। एबिटा ग्रोथ 18% रही है और मार्जिन भी 1% बढ़े हैं। नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के MD और CEO सिद्धार्थ मित्तल। सिद्धार्थ जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो जो नंबर्स रहे हैं उनका ब्रेकडाउन लेना चाहेंगे, कैसा परफॉर्मेंस रही है सेगमेंट वाइज आपकी बायोसिमिलर्स में, क्योंकि हमने देखा है एक अच्छी एबिटा ग्रोथ आते हुए दिखाई दी है। ऑल द रेवेन्यूज 8% नीचे रहे हैं वाई बेसिस पे। तो अगर थोड़ा सा इलेबोरेट आप कर सके इस पर्टिकुलर पॉकेट पर, प्राइसिंग पर, या फिर मार्केट डायनामिक्स पर, जिसकी वजह से आपके रेवेन्यूज पर इम्पैक्ट आते हुए दिखाई दिया है। पहले मैं आपको नंबर एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि बायोसिमिलर में इस क्वार्टर हमने 2463 करोड़ का रेवेन्यू किया है, कंपेयर टू 2358 करोड़ का फोर्थ क्वार्टर लास्ट ईयर का। ये एक नॉर्मलाइज्ड क्वार्टर लास्ट ईयर का था, बिकॉज हमारा जो रिपोर्टेड नंबर था फोर्थ क्वार्टर FY24 का, उसमें ब्रांडेड फॉर्मुलेशन बिजनेस जो हमने एरिस लाइफ साइंसेस को डिस्पोज ऑफ कर दिया, और जो हमारा एक लाइसेंसिंग इनकम था उसका इफेक्ट अगर आप निकाल देंगे तो इस क्वार्टर हमारा 9% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है बायोसिमिलर बिजनेस में। ओके, जो मार्केट शेयर की आप बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स अगर आप देखेंगे हमारे की प्रोडक्ट्स जो बायोसिमिलर पेक्फिल्ग्रास्टिम ऑलमोस्ट 30% मार्केट शेयर पे है यूएस में, और बायोसिमिलर ट्रस्टुजुमैब 26% मार्केट शेयर पे है, बायोसिमिलर ग्लार्जीन ऑलमोस्ट 18% मार्केट शेयर पे है। तो ऑफ कोर्स इन सब का जो इफेक्ट है वो आपने रेवेन्यू ग्रोथ में देखा है। और जो इबिडा मार्जिन है वो भी बड़ा हेल्दी है। ऑफ कोर्स उसमें एक्सपेंशन आपने नहीं देखा है, बट उसका अगर आप देखेंगे इबिडा 34% का इबिडा है पूरे साल का। इस क्वार्टर में स्पेसिफिकली 22% का इबिडा है, जो कि लास्ट ईयर 24% का था। उसमें प्राइसिंग का ऑफ कोर्स हर साल हम अपने कस्टमर्स को जो प्राइस डिस्काउंट देते हैं उसका इफेक्ट इस क्वार्टर में आपको दिखा है। बट ओके, अच्छा एक चीज़ और, अगर हम जेनरिक्स कारोबार को देखें,
सिद्धार्थ जी, तो सीक्वेंशियल बेसिस पे तो थोड़ा रिबाउंड दिखा है, लेकिन सालाना आधार पर परफॉर्मेंस थोड़ी सी सॉफ्ट ही रही है। क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आप कंसीडर कर रहे हैं ताकि ग्रोथ सस्टेन होती हुई दिखाई दे इस कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में? जेनरिक्स में फोर्थ क्वार्टर में हमारा एक काफी इम्पोर्टेंट लॉन्चेस थे, जिसमें था जेनरिक लेनालिडोमाइड यूएस में, जेनरिक दासातेनेब यूएस में और जेनरिक लीराग्लूटाइड यूके में। तो ये इन 3 लॉन्चेस का इम्पैक्ट के कारण 46% का ग्रोथ हुआ है। ऑफ कोर्स इसमें जो हमारा एक कोटा हमने इनोवेटर के साथ निगोशिएट किया था फर्स्ट लॉन्च का, वो हमने मोस्टली सप्लाई कर दिया Q4 में। तो ये आने वाले क्वार्टर्स में आपको इसका अफेक्ट नहीं दिखने वाला है, अगेन नॉर्मलाइज क्वार्टर होगा। बट अगर आप फुल ईयर के बेसिस पे बात करें तो 8% का जो ग्रोथ हुआ है जेनरिक्स में, वो फॉर्मुलेशंस बिजनेस से हुआ है, हमारा एपीआई बिजनेस भी ग्रो हुआ है। बट आने वाले साल में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्चेस आ रहे हैं, जिसमें कि लीराग्लूटाइड यूरोप में लॉन्च होने वाला है, उसका अप्रूवल हमारे पास ऑलरेडी है। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल यूएस में दोनों लीराग्लूटाइड और जेनरिक कोपैक्सोन का अप्रूवल होगा, और उसके बाद ये ग्रोथ ड्राइवर बनेगा। अपार्ट इसके अलावा हमारे काफ़ी सारे ओएसडी ड्रग्स भी अप्रूव्ड है यूएस में, जिसकी लॉन्चेस अगले साल है। तो आप कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे तो अगले साल हमारी आशा है कि हम लोग मिड टीन्स से हाई टीन्स में हमारी ग्रोथ होगी जेनरिक्स बिजनेस में। ओके अच्छा सिद्धार्थ जी, क्योंकि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हैं वहाँ पर सिग्निफिकेंटली ड्रॉप देखने को मिला है, स्पेशली बायोसिमिलर्स में, जेनरिक्स में, तो जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी आपकी रही है या फिर री इन्वेस्टमेंट रैंपिंग अप रही है, वो कैसी रह सकती है आगे के लिए अपकमिंग क्वार्टर्स में? और अगर FY26 की बात करें तो आपके कैपिटल एलोकेशन प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? R&D एक बड़ा लंपी होता है। जब हमारी एक्टिविटीज या तो क्लिनिकल में हम होते हैं तब ऑफ कोर्स आप देखेंगे कि R&D एक्सपेंस बढ़ जाता है। इस साल देखेंगे तो R&D एक्सपेंस 7% था फुल ईयर बेसिस पे। एंड बायोसिमिलर में जो हमारे मॉलिक्यूल्स एक एडवांस फेज 3 में थे, वो FY24 में कंप्लीट हुए हैं। FY25 में हमने उनकी फाइलिंग भी की है। और हमारी जो पाइपलाइन ड्रग्स है अभी आने वाले सालों के लिए, उसमें हमने ये भी एक देखा है कि हम लोग जो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल है उसका वेवर मिल सकता है हमें US FDA से, तो जिसके कारण हमारा ओवरऑल एक्सपेंस भी रैशनलाइज हुआ है। बट ओवरऑल अगर आप डायरेक्शनली देखेंगे, जेनरिक्स बिजनेस में हमने ऑलमोस्ट 10% जो जेनरिक रेवेन्यू उसका R&D में इन्वेस्ट किया है। उसका काफ़ी बड़ा पोर्शन GLP-1s पे गया है, जो आने वाले सालों में कंटिन्यू होने वाला है। बट डायरेक्शनली हम लोग 8 से 9% अपना जो रेवेन्यू है सिंजीन को छोड़ के, वो R&D का एक गाइडेंस मेंटेन करेंगे। ओके चलिए, थैंक यू सिद्धार्थ जी आने के लिए शो में और अर्निंग्स पर इलैबोरेट करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे आज का सस्ता ऑप्शन शिवांगी ने कौन सा ऑप्ट किया है, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और अब यहाँ से सीधे रुख करते हैं आज के सस्ते ऑप्शन का। शिवांगी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन क्या रहेगा? जी बिल्कुल, आज के सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है L&T। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी डिसाइसिव ब्रेकआउट देखने को मिल रही है लगातार पिछले 15 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद। स्टॉक में एक बहुत ही अच्छी प्राइस वॉल्यूम सर्च देखने को मिल रही है। पिछले 3 दिनों से ही वॉल्यूम्स यहाँ पे बढ़त हो रही थी, पर प्राइस कन्वर्शन यहाँ पे आज देखने को मिल रहा है। पिछले 4 हफ्तों से कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम ये स्टॉक ने बनाया है, और ऑफ कोर्स आज के थीम के हिसाब से ये काफी अच्छी तरह से प्ले आउट कर रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम 3500 के कॉल ऑप्शन में नजर रखें। इसमें लगभग 50 के स्टॉप लॉस और 100 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी करें। ओके चलिए, तो ये रहा आपके लिए सस्ता ऑप्शन L&T का 3500 का कॉल ऑप्शन आप ले 62-63 रुपए पर जो अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप पोजीशंस बनाए 100 रुपए के लाइकली टारगेट के लिए, 50 रुपए का रखे स्टॉप लॉस। शिवांगी शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।